जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धरतीपुत्र फाउंडेशन में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2025 मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं आपको। और इसमें आपको जैसा कि चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आपको एक लाइन सुना देना चाहते हैं कि हौसलों की उड़ान रुकती नहीं, हौसलों की उड़ान रुकती नहीं, मुसीबतों से जंग झुकती नहीं। हौसलों की उड़ान रुकती नहीं, मुसीबतों से जंग झुकती नहीं। सपनों को हकीकत बनाना है अगर, सपनों को हकीकत बनाना है अगर, तो मेहनत करने से किस्मत थकती नहीं, मेहनत करने से किस्मत थकती नहीं। तो इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्लास को। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको मैथमेटिक्स में जो कल अर्थात इससे पहले की जो वीडियो थी भैया, इस वीडियो में हम आपको बता रहे थे क्या, तो कहेंगे रोमन अंक, रोमन अंक बताएं, स्थानीय मान बताएं, संख्या क्या होती है संख्या के बारे में बताएं, संख्यांक क्या होता है। संख्यांक के जस्ट बाद हम आपको बताए थे कि संख्यांक अर्थात संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसी को क्या कहते हैं भैया, तो कहेंगे कि भैया उसी को कहा जाता है संख्यांक। और इसे प्रदर्शित करने के तीन तरीके हैं अर्थात तीन पद्धति हैं। कौन कौन सी पद्धतियां, तो कहेंगे जो पहली पद्धति थी वो क्या थी भैया, देवनागरी। जो दूसरी पद्धति क्या थी, रोमन। तीसरी पद्धति क्या थी भैया, तो कहेंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति। और उसके बाद मेरे भाई अगर बात करें कि इसमें देवनागरी पद्धति, इसमें क्या बताए थे हम आपको, काउंट करना बताए थे। चलिए लिख करके बताएंगे तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। कंप्यूटर महोदय से कह दें कि भैया पन्ना दे दीजिए। चलिए ये कलर सुटेबल रहेगा। चलिए भैया, तो हम आपको देवनागरी के बारे में जब बताए थे, देवनागरी में तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6, सॉरी इस 7 हो गया। 6 जो है कैसे बन रहा था, 6 थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, इसके लिए वेरी सॉरी। आपका 3 ऐसे बनेगा और ये 6 जो है ऐसे बनेगा, 7 8 और ऐसे 2 ठो चुरकी लगा देंगे तो ये हो जाएगा क्या, 9। ये जो होगा क्या हो जाएगा भैया, तो कहेंगे 9 हो जाएगा। और उसके बाद अगर जब बात करें 10 की तो कहेंगे कि ये जो है आपका 10 हो जाएगा। ये तो आपका किस में था भैया, देवनागरी में। देवनागरी, देवनागरी लिपि में जब अगर आप अंक को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अब रोमन में कैसे लिखेंगे, तो रोमन पद्धति या रोमन लिपि में तो कहेंगे कि सर 1 ठो आई, 2 ठो आई, 3 में 3 आई, 4 में 4 आई नहीं, 4 में 1 आई और भी लिखेंगे। 5 को भी से प्रदर्शित करेंगे, 6 को भी आई से प्रदर्शित करेंगे, 7 को भी डबल आई से प्रदर्शित करेंगे, 8 को कैसे प्रदर्शित करेंगे तो कहेंगे भी ट्रिपल आई से प्रदर्शित करेंगे। 9 को इना कहेंगे कि 9 को लिख दें, इसका मतलब कि एक ठो भी और आई भी लिख दें, ऐसे नहीं लिखना है। देखिए कभी कभी हमारे दिमाग में ये बात चलेगी, कौन सी बात, इसी को हम बताना चाह रहे थे कल कल के वीडियो में बताने की कोशिश भी कर रहे थे। समझिएगा भैया बहुत ध्यान से। जैसे 1 से 5 तक तो आप जानते हैं कि 1 से 3 तक आई लिखते हैं, 1 2 3 आप लिखेंगे, 1 आई 2 आई और 3 आई। 4 में लिखेंगे कैसे, 5 को आपको ये ध्यान में रखना है, एक बात समझिएगा। 5 को मतलब भी, आपको याद होगा हम आपको बताए भी थे, क्या बताए थे, भी एक यक्स भी ले लीजिए, यल और डी। ये वैल्यू आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। भी का मतलब भैया
5, ही का मतलब 5। अगर इस 5 को आपसे पूछा जाएगा कि कौन से पद्धति में लिखा गया है भैया, कौन से पद्धति में लिखा गया है, तो क्या बताएंगे आप? कहेंगे कि ये जो है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में है। अब अगर रोमन की बात करेंगे तो 5 भी हो गया। यक्स का मतलब कहेंगे ये यक्स का मतलब 10 हो गया। यल का मतलब भैया तो कहेंगे ये 50 हो गया। डी का मतलब भैया ये 500 हो गया। अब आपको इनके बारे में थोड़ा सा समझना है। इनके बारे में क्या करना है? कहेंगे बस थोड़ा समझाएंगे का? नहीं, थोड़ा नहीं समझाएंगे, पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक पे हम समझाने की कोशिश ये कर रहे थे कि अब जैसे अगर आपको 5 के बाद लिखना है, 5 के जस्ट बाद अगर लिखना है, तो अगर 5 के बाद 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 10 के बाद जो है हमारा जो जिसको संकेत कह सकते हैं, जिसको चिन्ह कहते हैं, वो बदल जा रहा है। तो आप कहेंगे कि सर 9 को कैसे लिखेंगे? 10 का तो यक्स हो गया, 10 का क्या हो गया? यक्स, एक ठो यक्स। अब 9 को लिखना है तो 9 10 से क्या है? जैसे अगर हम आपसे बात करें 9 लिखना है तो आप कहेंगे कि अगर 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा। 10 में से 1 क्या कर दें? घटा दें, जो कि ये सूटेबल रहेगा। जब 10 में से 9 घटाएंगे, सॉरी 10 में से, यहाँ 10 लिख लीजिए, 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 9। इसका मतलब 10 आप लिख लिए, 10 में से 1 घटाना है। तो जब 1 घटाना है भैया तो आप यहाँ 10 दिया है तो कहेंगे 10। अब 1 घटाने की जब बात की जाएगी तो उस 1 को रोमन अंक में यही ध्यान में रखना है कि उसे आगे लिखना है। जब भी अगर किसी डिजिट को, किसी अंक को घटाने की बात की जाएगी तो जिस अंक को आप लिखेंगे उस अंक के, उस डिजिट के 1 अंक आगे, मतलब उसके जस्ट आगे अगर लिखेंगे तो ये मतलब इससे ये पता चलेगा, जैसे अगर आई एक्स लिख दें अगर हम, तो ये पता चला है कि यक्स का मतलब 10 है, इसके आगे 1 है तो 1 घटाया गया है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसी को लिख दूं यक्स आई, इसके आगे लगा दूं, तो आपको ये समझना है कि इसके आगे, आगे का मतलब, अच्छा आप जानते हैं कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम, आगे जब बढ़ेंगे तो बढ़ते क्रम होगा और जब पीछे की तरफ आएंगे तो क्या होगा? घटते क्रम। अब आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे आगे बढ़ेंगे बढ़ते क्रम, बढ़ेंगे कैसे? कहेंगे वीर तुम बढ़े चलो, अर्थात आगे जब बढ़ेंगे तो आगे प्लस का काम करेंगे। इसका मतलब 10 + 1 और ये बनेगा क्या? 11। कहेंगे इसका मतलब कि 9 लिखना है तो इसका मतलब भैया ये है कि 10 में 1 अंक आगे लिख दें, 10 से 1 अंक आगे, अर्थात घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम का मतलब ये हो जाएगा कि आप कहेंगे भैया यक्स लिख लें और इसके आगे एक ठो आई लिख लें, और ये हमारा बन गया क्या? 9। क्या बन गया? 9 बन गया। अब 10 की बात करेंगे तो आप कहेंगे 10 तो हम लोग देख ही लिए, 10 जो है, 10 को आप देख लिए। चलिए चलिए भैया आगे चलते हैं। ये रोमन अंक में हम आपको बताएं। जैसे अब अगर आगे बात करेंगे 10 के बाद अगर 20 की, अगर 20 लिखना है तो 20 के लिए आप कहेंगे भैया 2 ठो यक्स, 1 यक्स 1 यक्स, 20 10 10 10 कितना हो गया? 20 हो गया। अगर मैं आपसे बात करूं 30 का तो कहेंगे भैया 1 यक्स 2 यक्स, 1 यक्स और लिख लें 30, 10 10 20 10 30, आगे लिख रहे हैं, ध्यान समझिएगा। इसके आगे, इसके आगे 10 10 10 20 20 10 30, आगे लिख रहे हैं, जुड़ेगा, पीछे लिखेंगे घटेगा, आगे लिखेंगे जुड़ेगा, पीछे लिखेंगे घटेगा। आगे, ये आगे है, आगे का मतलब आप इसको कह सकते हैं अरे भाई दाहिना साइड, दाहिना साइड का मतलब राइट हैंड साइड। जब आगे लिखेंगे, राइट साइड लिखेंगे तो बढ़ेगा, और जब लेफ्ट साइड लिखेंगे तब क्या होगा मेरे भाई? घटेगा। तब क्या होगा भैया? घटेगा। इस बात को ध्यान से समझना है। अब आगे जब अगर 30 के बाद अगर 40 की जब बात करेंगे तो अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा। कहेंगे मुझे तो समझना पड़ेगा, मुझे तो समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे? समझने का तात्पर्य ये है, 40 लिखने से पहले आपको 50 का ज्ञान होना चाहिए। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि भैया 50 का संकेत क्या होगा? तो 50 का संकेत यल होगा भैया। 50 का संकेत क्या होगा? यल होगा। 50 का संकेत क्या होगा मेरे भाई? यल होगा। आपको याद होगा अभी अभी हम बताए हैं भी
यक्स यल डी। ये बताए 5, 10, 50, 500। इस बात को अभी अभी कुछ देर पहले बताए हैं। कहेंगे कि हाँ अभी तो बताए ही हैं, अभी तो बताए ही हैं आप। हाँ, चलिए समझिए आप कैसे इन्हें लिखेंगे। अगर मैं बात करूं भैया कि आपसे कह दे 40 लिखना है, तो कहेंगे भैया यल से 50 होता है, अब 50 में से 10 अगर घटा ले रहे हैं तो हमारा 40 बनेगा। अब ये ना करना है कि 50 में से एक घटाएं, जैसे यल में से आप एक घटा रहे थे तो ये नहीं करना है मेरे भाई। कहेंगे तब क्या करना है, चूंकि 40 लिखना है तो 50 में से 10 घटाएंगे। 10 घटाने का मतलब एक ठो यक्स घटा लेंगे, और यल में से घटाना है तो यक्स यल लिख लें। यक्स यल किसका बन गया भैया, कहेंगे 40 का बन गया। किसका बन गया मेरे भाई, यक्स यल 40 का बन गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आ रही होंगे। चलिए अब आगे की जब बात करेंगे कि सर ये तो मान लीजिए 50 हो गया, अब जैसे अगर मान लीजिए 60 बनाना है, 70 बनाना है। एक बात और जानिए, 50 के बाद आपको जब 100 का भी संकेत जो है, इनको आप ध्यान में रखिए। सी फॉर 100, सी फॉर कैट नहीं पढ़ना है, सी फॉर क्या पढ़ना है भैया, 100। सी का मतलब 100। तो आप कहेंगे इसका मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है गुरु, क्या पता चल रहा है कि 90 का जब अगर लिखने की जब बात की जाएगी तो कहेंगे 100 में से 10 अगर घटाएंगे तो 90 आएगा। 10 का संकेत यक्स होता है और 100 का संकेत सी होता है। 100 में से 10 घटाएंगे मेरे भाई तो कितना आएगा, 90 आएगा। अब अगर इसी जगह जब 60 की बात करेंगे तो कहेंगे 60, 10 ज्यादा करेंगे यल से 10 ज्यादा करेंगे यक्स, यल यक्स 60 हो गया। 70 की जब बात करेंगे, कहेंगे 70 की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यल 2 ठो यक्स कर लीजिए। 50, 10, 10, 20, 10, 10, 20, 50, 20 का हो जाएगा भैया, कहेंगे 70 हो जाएगा। अब अगर 70 के बाद 80 बच गया है, 80, तो कहेंगे 80 लिखना है तो यल 1, 2, 3 ठो यक्स लिख लें। 1, 2, 3 ठो यक्स, मतलब 10, 10, 10, 10, 20, 10, 30 और 50, 50, 30 कितना भैया, 80। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी और समझ में आ भी गई होंगी। अब आगे की चर्चा जो है करेंगे हम लोग इसी में। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। हम आपको बताने वाले थे संख्या के बारे में कि संख्या क्या होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको रोमन अंक समझ में आ गया होगा। चलिए, स्थानीय मान के बारे में भी हम आपको बताए थे कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। स्थानीय मान पहले तो कहते किसे हैं, इस बात को भी बताए थे। स्थानीय मान किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे किसी संख्या के प्रत्येक स्थान के, किसी संख्या के प्रत्येक स्थान के संगत मान का मान या संगत अंक का मान अलग अलग होता है। किसी संख्या में प्रत्येक अंक, प्रत्येक स्थान के अंक का संगत मान अलग अलग होता है या संगत अंक का मान अलग अलग होता है। और उसी अलग अलग अंक को क्या क्या कहते हैं भैया, तो कहेंगे स्थानीय मान कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं मेरे भाई, स्थानीय मान कहते हैं। तो अब आगे की जब बात करेंगे स्थानीय मान के बारे में, हम आपको बता चुके हैं कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। ये सब बातें इससे पहले के वीडियो में कर लिए हैं। आप कहेंगे तब इसमें चर्चा क्या करना है, इसमें जो चर्चा करना है संख्या के प्रकार अर्थात प्राकृतिक संख्या से शुरुआत करना है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या अर्थात जिसे नेचुरल नंबर कह रहे थे। क्या कह रहे थे भैया, नेचुरल नंबर। इसी को क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। देखिए इससे भर भर कर क्वेश्चन आता है बीटीसी में, फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में इस संख्या से रिलेटेड जरूर प्रश्न आपका आएगा। 100% प्रश्न बनता है। प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, फिर प्राकृतिक संख्या में अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्या कल का बताए ही हैं। 100% एक प्रश्न आता ही आता है। अगर आप देंगे तो आप कहेंगे जो बच्चे, अगर चूंकि बहुत से ऐसे मित्र हैं, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो पढ़ने में ठीक ठाक हैं, तो वो अपना भाई तुरंत कर लेंगे। और जो अगर कमज़ोर हैं, जो एकदम नहीं पढ़े हैं, तो इसमें ज़्यादातर उन लोगों को कन्फ्यूजन होगा। हाँ, चलिए अब प्राकृतिक संख्या की जब बात करेंगे तो कहेंगे
इसे नेचुरल नंबर लिख देते हैं, NATURALNUMER नंबर। चलिए भैया, प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं? तो कहेंगे कि गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याएं, गिनने के लिए या किसी वस्तु को काउंट करने के लिए, गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याओं को क्या कहते हैं मेरे भाई? नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब कि प्राकृतिक नाम से ही आपको लग रहा है कि ये पहले से विद्यमान ये संख्याएं थी, ये सब संख्याएं पहले से ही क्या थी? विद्यमान थी। अब इसी जगह जैसे एग्जाम्पल की अगर जब बात करेंगे कि कौन कौन सी संख्या से गिन सकेंगे, तो गिनने वाली संख्याएं देखिए एक से शुरुआत होती हैं। अगर हम आपसे कहें इस पर कितनी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, कुछ नहीं, तो आप कहेंगे आप इसे काउंट तो कर नहीं रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो है राम मनोहर चाचा हैं, अगर हम आपसे बात करें इस पे कितने वस्तुएं दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 2 वस्तुएं। अगर हम आपसे बात करें इसी जगह अब कितने वस्तुएं दिख रहे हैं, तो कहेंगे सर 3 वस्तुएं। तो इस तरह से भैया ये सब वस्तुओं को आप काउंट कर ले रहे हैं। आप कहेंगे कि जिन वस्तुओं को काउंट कर लेते हैं, जिन वस्तुओं को काउंट कर सकते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है भैया? उन्हीं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। चलिए, तो जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को आप n बराबर भी आप लिख सकते हैं इस तरह से, 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये जो है आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई। ये क्या हो गई मेरे भाई? प्राकृतिक संख्या हो गई। अब अगर जब बात करें भैया प्राकृतिक संख्या में से, कोई किसी भी प्राकृतिक संख्या में से एक अगर घटा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर 2 प्राकृतिक संख्या लिखी गई है, अगर 1 माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 करेंगे, कितना आएगा मेरे भाई? कहेंगे 1 आएगा। प्राकृतिक संख्या में से 1 घटाएंगे तो ऐसी संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती संख्या कहेंगे भैया। कहीं कहीं इसी को परवर्ती भी लिखा गया रहता है, तो आपको इससे बिल्कुल नहीं घबराना है। पूर्ववर्ती चाहे पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जब किसी संख्या से, किसी प्राकृतिक संख्या से 1 घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी, और इसी संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अनुवर्ती कहलाएगी। अनुवर्ती संख्या। इसी को मेरे भाई एक अन्य नाम से जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं? उत्तरवर्ती। इसी को क्या कहेंगे भैया? उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। इसी को भैया क्या कहते हैं? तो कहेंगे उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती के, तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये जो राइट साइड मतलब दाहिने साइड, हमेशा RHS के तरफ कौन सी संख्या होगी? तो कहेंगे अनुवर्ती। इस बात को मैंने कल बताया था। और इसके 1 अंक आगे मतलब 1, तो कहेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड LHS की तरफ बाएं, ये दाएं साइड अनुवर्ती, और बाएं साइड क्या होगी भैया? तो कहेंगे ये होगी पूर्ववर्ती। बाएं साइड क्या होगी? पूर्ववर्ती होगी। अब एक बात और आपसे अगर आगे बात करें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी मेरे भाई? तो कहेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी भैया? 1 हो जाएगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी भैया? 1 हो जाएगी। अब अगर आगे की जब बात करते हैं, अब ये तो प्राकृतिक संख्या के बारे में रहा। अगर जैसे मान लीजिए हम ये आपसे कह दें कि 5 के आगे या 5 के जस्ट आगे की प्राकृतिक संख्या बताइए, तो कहेंगे 5 के जस्ट आगे की प्राकृतिक संख्या 6 होती है।
कैसे आया है, कहेंगे एक जोड़े हैं, ये एक का किए हैं, एक को जोड़ा गया है, 5 + 1 किया गया है, इसलिए क्या आया है भैया, 6 आया है। 5 + 1 जोड़ने पर क्या आया है मेरे भाई, तो कहेंगे 6 आया है, इसलिए इसका जवाब क्या होगा, 6 होगा। अब आगे एक चीज चर्चा कर लें कि सर अनुवर्ती पूर्ववर्ती के बारे में तो आप बता दिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ कैसे बनेगा आपके पेपर, जैसे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा। क्वेश्चन जैसे दे देगा 79 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी। 79 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि 79 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी। तो कहेंगे चाहे उत्तरवर्ती कहे चाहे तो अनुवर्ती कहे, अनुवर्ती कहे, दोनों बात क्या है भैया, सेम है। उत्तरवर्ती कहे चाहे अनुवर्ती कहे, 79 दिया है +1 करेंगे तो कहेंगे 79 और 1 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये आपका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई, 79 + 1 80 हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे अगर क्वेश्चन की जब बात करेंगे, और क्वेश्चन कैसे बन सकेगा आपका, क्वेश्चन कैसे बनेगा भैया, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। जैसे प्राकृतिक संख्या की जब अगर बात करेगा तो कहेगा 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो आप कहेंगे 3 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कह रहा है, तो मेरे भाई आप कहेंगे कि सर 1 लिखकर 2 ठो जीरो लगा लेंगे, 1 2 3 अंक हो गए। कितने अंक हो गए मेरे भाई, तो कहेंगे 3 अंक हो गए टोटल। अगर बात करें 3 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 100 हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा। जस्ट 1 मिनट मेरे भाई। चलिए भैया, अब आगे की जब बात करेंगे मेरे भाई, 3 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो आपने बताया सर 1000। अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉरी 100 हो जाएगा, 3 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 100, 4 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1000, इस तरह से आप बता लेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे 100 - 1 बराबर क्या हो जाएगा भैया, 99। बहुत ध्यान समझिएगा मेरे भाई, अगर 100 की पूर्ववर्ती अगर कहें तो 100 - 1 अर्थात 99। अनुवर्ती अगर कहें तो अनुवर्ती का मतलब आगे, आगे का मतलब आप कहेंगे क्या, 100 + 1 करेंगे, इसका मतलब क्या बन जाएगा, 101 हो जाएगा भैया। उम्मीद है कि आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। अब आगे हम लोग जब बात करेंगे कि प्राकृतिक संख्या के बारे में बता दिए, ये सब क्वेश्चन आपका बना हुआ है। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका 2019 का क्वेश्चन है। देखिए पीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर 2019 का एक क्वेश्चन है, आप चाहेंगे तो गूगल सर्च कर सकते हैं। और ये जो है, इसके बाद क्वेश्चन आपको बता दें। अच्छा चलिए अब आ जाते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको बता दिए। तो प्राकृतिक संख्या के बाद जो संख्या आती है उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में भैया होल नंबर। क्या कहते हैं मेरे भाई, इंग्लिश में इसको होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं भैया, होल नंबर। अब पूर्ण संख्या कहते किसे हैं,
पूर्ण संख्या का डेफिनेशन समझिएगा। जब प्राकृतिक संख्या में जीरो भी शामिल हो जाए, समझिएगा ध्यान से भैया, कि जब प्राकृतिक संख्या में जीरो भी शामिल हो जाए, कहेंगे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 था, अब इसमें जीरो शामिल कर दिया गया, इसका मतलब है टोटल कितना बन गया, तो कहेंगे ये बन गया भैया, क्या बना, तो कहेंगे प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल हो गया, इसका मतलब ये बन गया क्या, पूर्ण संख्या। अच्छा, आप जानते हैं कि तृप्ति कैसे होती है, तृप्ति का मतलब पूर्ण, कोई भी चीज पूर्ण कैसे होता है। जैसे आपको बता दें, एक बार जब हम लोग थोड़ा छोटे थे तो हमें याद है कि किसी ने पूछा कि अच्छा, जब हम लोग खाना खाते हैं कहीं शादी विवाह में या फिर कहीं भी फंक्शन में, तो उसमें दाल और चावल, मतलब दाल भात जिसे कहते हैं, तो दाल भात लास्ट में क्यों दिया जाता है, तो लास्ट में इसलिए वो दिया जाता है जिससे ये पता चले कि नहीं, अब खाना जो है हम लोग खा लिए, मतलब पूर्ण रूप से एकदम खा लिए। तो पूर्ण, इसी तरह से संख्या पूर्ण तब होगी, कोई संख्या पूर्ण तब होगी जब उसमें का शामिल हो जाएगा भैया, जीरो हो जाएगा। क्या शामिल होगा, जीरो हो जाएगा शामिल, तब वो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। और जब अगर जीरो, अच्छा आप जानते हैं एक बात और इम्पॉर्टेंट बात है कि जीरो की खोज भारत ने किया था। आप कहेंगे भारत जो है ऐसा ही खोज कर सकता है, तो भारत जो है जीरो की खोज किया है, लेकिन जीरो जो है, इस पे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है कि हमने बस केवल जीरो की खोज की है। भारत जीरो की खोज की, अगर जीरो, आप एक बात ये जानिए कि वो लाख भी नहीं होता जब तक कि उसमें जीरो न शामिल होता। जैसे अगर 1 लाख लिखना है, तो अगर इसमें आप जीरो नहीं लिखेंगे तो ये लाख नहीं कहलाएगा। अगर आप जीरो की खोज अगर नहीं भारत करता, तो आप सोचिए कि इस 1 लाख को कौन कहता कि ये 1 लाख है, कोई नहीं कहता। तो वो लाख भी नहीं होता जब तक कि उसमें शून्य भी शामिल नहीं होता। तो पूर्ण संख्या का डिफिनेशन उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। पूर्ण संख्या के बाद की जब अगर आप बात करेंगे भैया, तो एक आता है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब इंटीजर होता है, इसमें प्लस माइनस दोनों संख्याएं शामिल होती हैं पूर्णांक में। पूर्णांक, इसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। इसमें +1 +2 +3 -1 -2 -3 ऐसी कुछ संख्याएं इसमें शामिल रहती हैं। पूर्णांक के बाद की जब बात करेंगे, तो आप जानते हैं पूर्णांक को 2 भाग में बांटा गया है, एक तो धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, आप जानते हैं जब आप संख्या रेखा की जब बात करेंगे, तो आप कहेंगे सर हमेशा दाहिने साइड, इसका मतलब राइट साइड क्या रहता है, तो कहेंगे धनात्मक रहता है। लेफ्ट साइड क्या रहता है, तो कहेंगे लेफ्ट साइड ऋण पूर्णांक रहता है। बीच में क्या रहता है, कहेंगे बीच में वही हमारा भारत का खोजा हुआ जीरो रहता है। इधर आप लिखेंगे तो +1 +2 +3 ऐसे करके आप लिखते हैं। कहेंगे गुरुजी तब आप इसे उल्टा क्यों लिख दिए हैं, उल्टा थोड़ा सा लिखा गया है, चलिए तो सीधा कर लिया जाए। चलिए भैया, अब देखिए ये बन गया आपका -1 -2 -3 +1 +2 +3। तो ये जो है आपका कुछ इस तरह से पूर्णांक हो गया। पूर्णांक उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। और आगे की जब बात करेंगे पूर्णांक के बाद, पूर्णांक 2 प्रकार का, कौन कौन सा, कहेंगे धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। ये सब बातें, धन पूर्णांक इसमें कौन है, तो कहेंगे गुरुजी ये वाला धन पूर्णांक है, और इधर वाला जो मतलब लेफ्ट साइड का मतलब समझ रहे हैं ना, अरे भैया लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब जिस हाथ से आप खाना नहीं खाते हैं वो लेफ्ट साइड, और जिस हाथ से खाना खाते हैं, तो अभी ना कि कह दें कि सर जी हम जिसके पास एक ही हाथ हो तब क्या होगा, नहीं, तो भी आपको ये समझना होगा कि लेफ्ट साइड अर्थात जिस हाथ से खाना खाया जाता है। इस तरह से अगर ऐसे जिधर लिख रहे हैं, जिधर लिखेंगे ऐसे, तो हमेशा ये राइट साइड रहेगा और इधर ये जो है लेफ्ट साइड रहेगा। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अब आगे की जब बात करेंगे मेरे भाई कि, और
धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक के बारे में आप जान गए। हाँ, एक आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं भैया? तो कहेंगे ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में, p/q मतलब p/q के रूप में लिखा जा सके, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। बट q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो इस संख्या को, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब कहेंगे अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या इसी का विपरीत बन जाएगा कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में मतलब बटा के रूप में न लिखा जा सके। एग्जाम्पल की जब बात करेंगे तो कहेंगे ऐसी कौन सी संख्याएं गुरुजी? तो ऐसी संख्याएं करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, ये सब संख्याएं जो हैं क्या हैं? तो कहेंगे ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। इनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा और आप इन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। आगे चलते हैं, और ख़ास तौर पे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि सेशन कैसा चल रहा है, अर्थात ये सेशन वीडियो आपको कैसा लगा। और एक बात और, हाँ, कि अपने मित्रों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका एग्ज़ाम आने वाला है और वो एग्ज़ाम से तैयारी अपना कर सकें। इस चैप्टर को, इसको बहुत जल्द समाप्त करके, ये सब पूरा आपका जो मैथमेटिक्स में 13-14 चैप्टर हैं उनको पूरा पढ़ा करके हम आपकी सीरीज को भी चालू करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से फंस सके। PYQ सॉल्व करवाएंगे। PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ, तो इसको भी सॉल्व करवाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हम आपको बता दिए प्राकृतिक संख्या, फिर बता दिया आपको पूर्ण संख्या, पूर्णांक बता दिए, पूर्णांक में बताया धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। फिर आपको बताएं क्या कि परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। अब उसके बाद आप समझिए कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। पूरी संख्या को नहीं बताएंगे, जितना आपके लेवल का है बस उसी को बस बता दे रहे हैं। आपके क्लास में दिया है सम संख्या, सम संख्या आपको पढ़ना है, विषम संख्या पढ़ना है, भाज्य संख्या पढ़ना है, अभाज्य संख्या पढ़ना है। यही आपकी टोटल संख्याएं हैं। फिर उसके बाद भाज्य संख्या से रिलेटेड मतलब भाज्यता का नियम, इसी को कहीं कहीं विभाज्यता भी लिखा जाता है। भाज्यता लिखे चाहे विभाज्यता, यही आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है भैया? सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या को एक एकदम नादान बालक, एकदम अबोध बालक रहेगा वो कह देगा कि ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, 2 से पूरी पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। होने वाली संख्या, 2 से पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्या क्या कहलाएगी मेरे भाई? सम संख्या। इसी सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। अब इसकी जब डिफिनेशन की बात करेंगे, कहेंगे 2 से पूरा पूरा न विभाजित हो, पूरा पूरा न विभाजित होने वाली संख्या क्या कहलाएगी भैया? तो कहेंगे विषम संख्या। जैसे में अगर एग्जाम्पल की जब आप बात करेंगे मेरे भाई, तो कहेंगे कि सर एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 डॉट डॉट। अब अगर विषम संख्या की जब बात करेंगे तो कहेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि आप देख रहे हैं कि हर 2 में 2, मतलब जैसे हर एक अंक में, पहले वाले अंक में 2 अगर जोड़ रहे हैं तो हमें सम संख्या प्राप्त हो रही है,
अगर सम संख्या में 2 जोड़ने पर सम संख्या, अगर विषम संख्या में 2 जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त हो रही है। आप कहेंगे देखिए 2 जोड़े हैं, 1 में 2 जोड़े हैं 3, 3 में 2 जोड़े हैं 5, 5 में 2 जोड़े हैं 7, 7 में 2 जोड़े हैं 9, 9 में 2 जोड़े हैं 11। इसको, ऐसी संख्याओं को सम संख्या और विषम संख्या कहते हैं। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। भाज्य संख्या किसे कहते हैं भैया? भाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो कहेंगे कि सर भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? ओड नंबर। ओड नंबर का मतलब ये हो गया कि भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से कट जाए, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से कट जाए। मतलब एक और स्वयं से तो कटे ही, एक और स्वयं से कटे ही, लेकिन उसके अलावा अन्य संख्या से भी पूरी कट जाए। समझिएगा, अभाज्य की पहले डिफिनेशन समझ लीजिए, बस ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ऐसी संख्या जो केवल एक व स्वयं से कटे, ऐसी संख्या जो केवल किससे कटे? एक और स्वयं से विभाजित हो। विभाजित संख्या क्या कहलाएगी मेरे भाई? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहेंगे एक व स्वयं के साथ अन्य संख्या से विभाजित हो। जैसे अगर बात करें भैया तो कहेंगे कि गुरुजी 9 ले लेते हैं। देखिएगा भैया, 9 की जब अगर आप बात करेंगे कि 9 किससे किससे विभाजित होगा, तो कहेंगे 9 जो है 1 से होगा, 3 से होगा, 9 से होगा, 1 3 9। लेकिन अगर इसी जगह इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, कहेंगे एग्जाम्पल बताइए इसका, तो एग्जाम्पल अगर इसमें लेते हैं मेरे भाई तो कहेंगे कि सर इसमें एग्जाम्पल, सॉरी 2 भी सही है, चलिए अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं 3, ले लेते हैं 5, 7, तो आप कहेंगे कि यह जो ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, यह किससे कटेंगे? यह केवल 1 से कटेगी और 3 से कटेगी, यह केवल 1 से और यह 5 से, 1 से और 7 से, इसके अलावा ये किसी संख्या से विभाजित नहीं होंगे। तो आप डिफिनेशन से भी समझ सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं से विभाजित हों, ऐसी संख्याओं क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य सभी संख्याओं से विभाजित हों, तो ऐसी संख्याओं क्या कहते हैं मेरे भाई? तो कहेंगे ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अब आ जाते हैं विभाज्यता का नियम क्या कहता है भैया? डिविजिबिलिटी रूल। विभाज्यता का नियम, इसका नियम क्या है मेरे भाई? इस बात को समझ लेते हैं। चलिए भैया, विभाज्यता का नियम ये कहता है कि आप किसी संख्या को कैसे जानेंगे कि यह संख्या कौन सी संख्या से विभाजित होगी? कोई भी संख्या, जैसे अगर हम संख्या की बात करेंगे, मान लीजिए हम 49 लिख देते हैं, या फिर मान लीजिए हम लिख देते हैं 48, 48। दिख रहा है कि नहीं बोर्ड पे? आप कहेंगे सर दिख रहा है लेकिन हल्का हल्का। चलिए साफ जो दिखे। हमने लिख दिया 48, हमने लिख दिया 40। आपसे पूछें कि ये क्या यह 2 से विभाज्य होगी कि नहीं? होगी या नहीं? तो आप कहेंगे कि सर इसके लिए तो 2 से भाग देना पड़ेगा। अगर हम आपसे पूछें क्या यह 5 से विभाज्य होगी कि नहीं, कहेंगे 5 से भाग देना पड़ेगा या 5 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप इसे विभाज्यता का नियम का अगर जब जानते रहेंगे, इसका फार्मूला अगर जानते रहेंगे, तो कहेंगे कि सर ये क्या हो गया भैया? चलिए चलिए भैया, थोड़ा सा
इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं, मिटाने में। विभाज्यता का नियम को आप कैसे सीखेंगे, कैसे जानेंगे, आइए समझ लेते हैं। बस केवल 2 मिनट में हम आपके इस क्लास को समाप्त करेंगे। ये जो है 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य संख्या, 4 से कौन सी संख्याएं विभाज्य होंगी, 5 से, और 6 से, और जो है आप में क्या क्या दिया है उसी रेशियो से चलेंगे तो ठीक रहेगा। 5 6 8 9, 5 6 8 9। चलिए, इतना आपको आना चाहिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है आपके पेपर में बनेगा। 2 से कौन कौन संख्या विभाज्य होंगी, तो जो प्राकृतिक संख्याएं या फिर जो सम संख्याएं हैं, जैसे 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, जिनके लास्ट में रहेगा, जिस संख्या के अंत में क्या क्या शामिल हो भैया, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 जिसके अंत में शामिल हो, तो वे सभी संख्याएं 2 से क्या होंगे, विभाज्य होंगे। अब अंत में कहाँ पर ये शामिल हो, अंत में देखें, या फिर इसी को कहीं कहीं ये लिखा गया रहता है कि इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या हो, तो कहेंगे 0 2 4 6 8 अगर दिख रहा हो तो ये संख्या 2 से क्या होगी, विभाज्य होगी। अब 3 से कौन सी संख्या विभाज्य होंगे, तो 3 से वही संख्या विभाज्य होंगे जब दी हुई संख्या का, जैसे अगर हम बात करें, अगर हम आपसे बात करें 363, ये 3 से विभाज्य होगी कि नहीं, तो जब दी हुई संख्या के अंकों का योग, समझिएगा ध्यान से भैया, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग विभाज्य हो, योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी, वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। 3 से क्या होगी भैया, विभाज्य होगी। यदि इस अंक का योग मतलब 3 + 6 + 3, 6 3 3 6, कहेंगे 6 3 3 6 6 12, 12 जो है 3 से क्या होगा, कट जाएगा, 3 चौका 12, इसलिए यह संख्या भी 3 से क्या होगी मेरे भाई, विभाज्य होगी। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि यदि इकाई व दहाई का अंक 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो, समझिएगा मेरे भाई ध्यान से, यदि इकाई और दहाई का अंक, यदि इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी 4 से क्या होगा, विभाज्य होगा। जैसे अगर हम बात करें कि मान लीजिए लिख देते हैं, अगर हम 2356 में अगर आपसे पूछें कि यह 4 से विभाज्य होगा कि नहीं, तो कहेंगे सर इकाई और दहाई ये दो संख्याएं ले लेते हैं, 56 हो गया। अब बताइए 56 4 से कटेगा कि नहीं, तो कहेंगे 14 चौका 56, ये 4 से कट जाएगा, 4 से क्या होगा भैया, 14 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ये पूरी संख्या 4 से क्या होगी मेरे भाई, विभाज्य हो जाएगी। कहेंगे ठीक है। अब 5 से कौन सी संख्या विभाज्य होंगे, तो जिस संख्या के अंत में या फिर इकाई का अंक, इकाई का अंक 0 या 5 हो,
तो यह संख्या 5 से क्या होगी भैया, पूरा पूरा कट जाएगी। कहेंगे कैसे गुरुजी? तो ऐसे, जैसे अगर हम संख्या लिखते हैं तो कहेंगे, संख्या लिख देते हैं क्या, मान लीजिए 5460। तो आप कहेंगे सर इकाई इधर से पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई का अंक आप बताएं क्या क्या हो? इकाई का अंक 0 या 5 हो। तो 0 आया है, इसलिए संख्या 5 से क्या होगी, कट जाएगी। अगर मैं लिख दूं 2465, ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा भैया? कहेंगे गुरुजी इकाई का अंक 5 आया है, इसलिए इसमें इकाई का अंक 5 आया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई का अंक 5 आया, इसलिए संख्या 5 से क्या होगी, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। 6 से कौन सी संख्या कटेंगी? जो संख्या, जो संख्या 2 व 3 से विभाज्य हो। कहेंगे जो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी वो संख्या क्या हो जाएगी भैया? तो कहेंगे यह संख्या जो है, अगर जैसे मान लीजिए ये लिख दिया गया है, हम लिख देते हैं 2363, 2363, या फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल सही नहीं है सुटेबल। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, 6 से विभाज्यता का नियम का संख्या कौन सी होगी? 6 से विभाज्यता का जो नियम की संख्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख दें कि जैसे हम लिख देते हैं 156। क्या लिख देते हैं मेरे भाई? 156। तो अगर हम आपसे बात करें भैया कि संख्या 6 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी, कैसे आप पता करेंगे? तो कहेंगे इसको पता करने के लिए हम ये देख लेंगे कि ये संख्या 2 और 3 से विभाज्य है कि नहीं। अरे भैया ध्यान से समझिएगा, यदि ये संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए, कहेंगे कि इसके लास्ट वाली संख्या 6 है, 0 2 4 6 8, ये 6 आया है, इसमें 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। जोड़ लेते हैं, 5 1 6 6 6 12, 3 चौका 12, 3 से भी कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 6 से पूरी पूरी क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। अब 8 से डिविजिबिलिटी रूल की जब अगर आप बात करेंगे कि 8 से कौन कौन से संख्याएं कटेंगे, तो यदि इकाई, दहाई और सैकड़ा, या फिर कह सकते हैं अंतिम अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो, चलिए अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 8 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे एग्जाम्पल की जब अगर आप बात करेंगे कि भैया कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो लिख लेते हैं एग्जाम्पल। संतानवे 65 816, 97 65 816 में अगर आपसे पूछा जाए कि यह संख्या 8 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो आपको बिल्कुल कतई कहीं इधर उधर नहीं देखना है, इसमें 8 से बिल्कुल भाग नहीं देना है। आपको करना क्या है, इस 3 अंक पे आ जाइए, कहेंगे 8 16, 816, इसमें देख लेंगे कि 8 से कट रहा है कि नहीं, कहेंगे कि भैया वो कट जाएगा, 8 इकाई में 8, 0 8 दूनी के 16, 102 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब टोटल संख्या भी 2 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। यह संख्या भी 2 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी मेरे भाई। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो सभी संख्याओं के अंकों का योग, सभी संख्या के सभी अंकों का योग
संख्या के सभी अंकों का योग। संख्या के सभी अंकों का योग। अब देखिए, कहेंगे कि ये तो 3 वाला नियम मिल रहा है। जैसे 3 6, आप देखेंगे कि सर अगर ये 12 9 से कट जाएगा तो इसका मतलब ये भी 9 से कट जाएगा। अंकों का योग 9 से विभाजित हो, योग 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित अगर हो तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी, 9 से विभाजित हो जाएंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल की जब अगर आप बात करेंगे तो कहेंगे कि सर कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो कि 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एग्जाम्पल आपके बुक वगैरह में देख लिया जाए। अच्छा, कुछ भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं दिया है। चलिए चलिए भैया, एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। चलिए, अगर हम आपसे बात करें मेरे भाई, 56,727 इन 9 से विभाज्य होगा कि नहीं, तो कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आप सोच कर लिखे हैं इसलिए 9 से विभाज्य होगा। ऐसे नहीं करना है भैया हो, इसको जोड़ लीजिए। आप कहेंगे कि सर 6 5 11, 11 और 7 हो जाएगा, 7 1 8 18, 18 2 20, 20 7 27, टोटल कितना आ रहा है मेरे भाई, 27। आप 9 से जब भाग देंगे तो कहेंगे 9 3 27, 3 बार में कट जाएगा। अगर हम आपसे यही पूछें कि ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कहेंगे 3 से बिल्कुल कटेगा। इसलिए कटेगा कि जब अगर ये 9 से कट सकता है तो यह 3 से भी क्या होगा, पूरी पूरी विभाजित हो सकती है। अतः यह संख्या टोटल 9 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ये भैया आपका रहा डिविजिबिलिटी रूल। और कल हम करवाएंगे, मतलब इससे आगे की वीडियो में, जो आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो है, उस प्रश्न के बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद जो है हम लोग मिलेंगे इससे दूसरे चैप्टर में, अर्थात नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर का नाम है गुणा और भाग की संकल्पना एवं संक्रिया। तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।